नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौरस और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल एकेडमी। और इस वीडियो में जो है हम आर का जो एग्ज़ाम पेपर है इसको हम सॉल्व करेंगे। ये जो है आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है और इसको हम सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 140 क्वेश्चन होने वाले हैं। टोटल 140 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करेंगे और इसमें देखेंगे कि अगर पूरा कवर हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो क्या करेंगे, इस पूरे पेपर को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर देंगे और 2 वीडियो में इसको कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे ये आपका कुछ इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है जिसको आप देख लीजिएगा। 140 प्रश्न है, प्रत्येक के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए हैं, चारों में से केवल एक सही है। ये सब दिया हुआ है, इसको आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है, हाँ पहला क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित पर विचार करें। कूट ए कह रहा है भारत में सिविल सेवा का जनक, 2 है भारत में पुलिस सेवा का जनक, 3 जो है भारत में जिला न्यायाधीश के पदों का सृजन। उपरोक्त उपाधियां सृजन किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है वॉरेन हेस्टिंग्स, सी है रॉबर्ट क्लाइव और डी है बेलेजलित। इसका जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है वो जो है भारत में सिविल सेवा का जनक है और ये जो है भारत में पुलिस सेवा का भी जनक है। और इसने ही भारत में जो जिला न्यायाधीश होते हैं यानी कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं उनके पदों का इसने जो है सृजन किया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, अगर लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात करें तो ये 1786 से 93 तक, 1786 से 1793 तक ये भारत का जो है गवर्नर जनरल रह चुका है। और इसने जो है पदों पर योग्यता के आधार पर जो है नियुक्तियों का नियम इसी ने जो है लगाया। तो इस प्रकार यहाँ पे जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है ये राइट आंसर होगा। और ये भारत में सिविल सेवा का जनक है, पुलिस सेवा का भी जनक है और जो जिला न्यायाधीश का पद है उसका भी सृजन इसी ने किया है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से वह प्रमुख व्यक्ति थे जो स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत से बाहर विविध देशों में काम कर रहे थे? तो इसमें ऑप्शन ए है, यहाँ पे देखिए कूट दिया हुआ मैडम भीकाजी कामा, 2 है एम बरकतुल्ला, 3 है BBS अय्यर और 4 है MN रॉय। तो इसका हम राइट आंसर बताते हैं। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला और BBS अय्यर तथा साथ में MN रॉय ये लोग स्वतंत्रता आंदोलन की जब अवधि थी उस टाइम पे ये लोग क्या कर रहे थे, देश से ये बाहर अपना जो है कार्य कर रहे थे। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा। थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड में भगत सिंह सुखदेव राजगुरु हुआ हाँ को किस षड्यंत्र के मामले की परिणति के रूप में फांसी की सजा दी गई? ऑप्शन ए है लाहौर षड्यंत्र केस, बी जो है काकोरी षड्यंत्र केस, सी जो है हावड़ा षड्यंत्र केस और डी जो है दिल्ली षड्यंत्र केस। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा, लाहौर षड्यंत्र केस। अब यहाँ पे लाहौर षड्यंत्र केस क्या था, ये इन तीनों लोगों ने, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु ने क्या किया था, केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था। कहाँ पे? केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और साथ में क्या किया था, सैंडर्स की हत्या किया था। जो सैंडर्स अंग्रेज अधिकारी था, सैंडर्स हत्याकांड में क्या किया गया, इनके ऊपर मुकदमा चलाया गया और ये जो मुकदमा था इसी को बोला गया लाहौर षड्यंत्र केस था। और इसी केस की सुनवाई के तहत क्या किया गया, इन तीनों लोगों को फांसी की सज़ा दी गई। और ये जो है एक विशेष ट्रिब्यूनल थी यानी कि अधिकरण था, विशेष अधिकरण थी। तो 1930 में इनको जो है फांसी की सज़ा सुनाई गई थी इन तीनों लोगों को, भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को। किसके लिए? लाहौर षड्यंत्र केस के लिए। लाहौर षड्यंत्र केस जो था एक मुकदमे की सुनवाई थी। मुकदमा क्या था, केंद्रीय असेंबली में इन्होंने बम फेंका था और सैंडर्स का जो हत्याकांड था उस मामले में जो है एक विशेष ट्रिब्यूनल था, उसने 1930 में इन तीनों लोगों को फांसी दी। तो ये लाहौर षड्यंत्र केस के अंतर्गत आएगा। 4 नंबर की बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोधास्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा
अपनी किस पदवी का परित्याग कर दिया गया? ऑप्शन ए है सर, बी जो है नाइटहुड, और सी जो है कैसर हिंद, और डी लॉर्ड। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड का जब विरोध किया था तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या किया था, अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी, किसकी? नाइटहुड की जो उपाधि थी, इसको इन्होंने क्या किया, इसका परित्याग कर दिया, इसका परित्याग कर दिया। और 13 अप्रैल, तो यहाँ पे हम बात करें 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जो है जलियांवाला बाग हत्या कांड हुआ था। और इसी के विरोध में जो सर शंकर नायर थे, इसी के विरोध में सर शंकरन नायर, इन्होंने क्या किया था, गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। क्या किया था? त्यागपत्र दे दिया था। कहाँ से? गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद से इन्होंने, सर शंकरन नायर ने त्यागपत्र दे दिया था। 5 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित वेदों में से किस एक की रचना उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी? ऑप्शन ए है सामवेद, बी है यजुर्वेद, सी है ऋग्वेद, और डी है अथर्ववेद। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? जो सी, यानी कि जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद की रचना कब हुई थी? उत्तर वैदिक काल में नहीं हुई थी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि चारों वेदों को अगर सम्मिलित रूप से कहा जाए तो 4 वेद कौन कौन से हैं हमारे? ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो इनको जो सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इनको सम्मिलित रूप से संहिता कहा जाता है। क्या कहता है? संहिता कहा जाता है। वेद जो होता है इसमें क्या होता है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं प्राचीन बातें हमको देखने को मिलती हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद जो है हमारा ये ऋग्वेद है। सबसे पुरातन या सबसे प्राचीन? सबसे जो प्राचीन वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें कितने मंडल हैं? इसमें 10 मंडल हैं। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। तो यहाँ पे सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। इसकी रचना जो हुई थी कब हुई थी? ऋग्वैदिक काल में। इसकी जो रचना हुई थी ये हुई थी ऋग्वैदिक काल में। और वर्ण शब्द का जो उल्लेख होता है, ये शब्द वर्ण शब्द का उल्लेख सर्वप्रथम इसी में मिलता है। किसमें? ऋग्वेद में। और यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद की बात करें तो ये तीनों वेद कब यहाँ पे? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद ये कब हैं? ये हैं उत्तर वैदिक कालीन। ऋग्वैदिक कालीन कौन सा? ऋग्वेद। बाकी सारे कैसे हैं? उत्तर वैदिक कालीन हैं। चलिए नेक्स्ट अब हम 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर के निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस एक को बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है सुत्त पिटक, बी है विनय पिटक, सी है अभिधम्म पिटक, और डी जो है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। जो सुत्त पिटक है, यहाँ पे सुत्त पिटक को बौद्ध धर्म का क्या कहा जाता है? इंसाइक्लोपीडिया। इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है किसको? ये आपका जो सुत्त पिटक है। और अगर हम बात करें बौद्ध धर्म के सबसे प्राचीन जो ग्रंथ हैं, बौद्ध धर्म के जो प्राचीन ग्रंथ हैं इनको कहा जाता है त्रिपिटक। त्रिपिटक, ठीक है। अब इस त्रिपिटक में 3 पिटक आते हैं। पिटक मतलब यहाँ पे पिटारा से है या टोकरी से है। तो आपका सबसे पहले हो जाएगा सुत्त पिटक, सुत्त पिटक, विनय पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। तो जो सुत्त पिटक है इसको क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का इंसाइक्लोपीडिया कहा जाता है। नेक्स्ट 7 नंबर है,
अर्थशास्त्र में वर्णित कुछ प्रमुख तीर्थ तथा उनके प्रमुखों के युग्मों में से कौन से सही सुमेलित हैं? पहला है आकाराध्यक्ष, खानों का अध्यक्ष। बी जो है सूनाध्यक्ष, बूचड़ खानों का अध्यक्ष। सी जो है सीताध्यक्ष, राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। तो इसका जो ऑप्शन ए जो है 1 और 3 सही है, बी जो है 1 और 2 सही है, सी जो है 2 और 3 सही है, और डी जो है उपरोक्त सभी सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा कि उपरोक्त सभी सही है। तो जो देखो आकर मतलब क्या होता है? आकर मतलब खान होती है, आकर मतलब खान होती है। तो आकाराध्यक्ष, जो खानों का अध्यक्ष होता है उसको बोलते थे आकाराध्यक्ष। और यहाँ पे सूनाध्यक्ष, जो बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे सूनाध्यक्ष। और राजकीय कृषि भूमि का जो अध्यक्ष होता था उसको बोलते थे सीता अध्यक्ष। तो मौर्य काल में जो शासन की सुविधा थी तो केंद्रीय प्रशासन अनेक विभागों में बटा हुआ था। अगर हम मौर्य काल की बात करें तो जो मौर्य काल का जो केंद्रीय प्रशासन था वो ऐसे जो है कई विभागों में बटा हुआ था, जिन्हें क्या कहा जाता था? तीर्थ कहा जाता था। क्या कहा जाता? जो विभाग थे उसको तीर्थ कहा जाता था। तो अर्थशास्त्र में जो प्रमुख तीर्थ थे तो वो जो है यहाँ पे कुछ तीर्थ के नाम दिया हुआ है, जैसे आकर, तो आकाराध्यक्ष, सूनाध्यक्ष, सीताध्यक्ष, ये सब जो है उनके नाम दिए हुए हैं। और उनसे संबंधित देखो आकाराध्यक्ष क्या? खानों का अध्यक्ष, ये बूचड़ खानों का अध्यक्ष, और ये राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष। तो इस तरह ये जो है आठ नंबर देखते हैं। 8 नंबर में कह रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान है? ऑप्शन ए है सती प्रथा पर प्रतिबंध, बी जो है रॉलेट अधिनियम, सी जो है वुड्स डिस्पैच, और डी जो है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, तो यहाँ कह रहे हैं निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी एक कालक्रम के अनुसार अंतिम स्थान पर है। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये बी हो जाएगा, रॉलेट अधिनियम जो है सबसे यहाँ पे अंतिम में होगा। अगर हम सती प्रथा की बात करें तो सती प्रथा आपका था 1829 में। और वुड्स डिस्पैच की बात करें तो जो वुड्स डिस्पैच है ये आपका हो जाएगा 1854। रॉलेट अधिनियम की बात करें तो ये 1919 और वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये 1878। यहाँ पे ये 1878। तो कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार सबसे अंतिम स्थान कौन सा होगा? तो सबसे पहले स्थान पे क्या आ जाएगा आपका ये 1829, उसके बाद फिर 1854, 3 पे आएगा ये, और ये आएगा आपका 4 नंबर पे रॉलेट अधिनियम 1919। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। 9 नंबर में सुप्रसिद्ध भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास निम्न में से किस शासक के समकालीन नहीं थे? ऑप्शन ए है अकबर, बी जो है बाबर, सी जहांगीर, और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हम 9 नंबर में जो है देखते हैं। 9 नंबर में क्या होगा? बाबर। सुप्रसिद्ध भक्त कवि जो गोस्वामी तुलसीदास थे ये जो है बाबर के समकालीन नहीं थे, जबकि जो तुलसीदास थे ये आपके अकबर और जहांगीर के समकालीन थे। इनका जो काल था 1532 से, तो यहाँ पे जो गोस्वामी तुलसीदास का जो काल था 1532 से 1623। चलिए 10 नंबर पे चलते हैं। वाराणसी में हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु वर्ष 1791 में एक संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा की गई? ऑप्शन ए है डेविड हेयर, बी जो है राजा राम मोहन राय, सी जो है जोनाथन डंकन, और डी जो है राधाकांत देव। तो इसका जो राइट आंसर हो गया होगा जोनाथन डंकन। ये जो है 1791 में जोनाथन डंकन के द्वारा वाराणसी में एक हिंदू कानून एवं दर्शन हेतु क्या किया गया था? संस्कृत कॉलेज की स्थापना। संस्कृत कॉलेज की स्थापना की किसके द्वारा? जोनाथन डंकन के द्वारा की गई थी। और यहाँ पे राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर इन लोगों ने क्या किया था? दोनों लोग ने मिलके कलकत्ता में जो है हिंदू कॉलेज की स्थापना की। कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की, और बाद में क्या हुआ? प्रेसिडेंसी कॉलेज बना।
बाद में यही जो कॉलेज था इसी को जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज बना। ठीक है, आगे चलते हैं अब 11 नंबर। 11 नंबर कह रहा है कन्नौज राजधानी थी किसकी? ऑप्शन ए है देवगिरी के यादव शासकों की, बी जो है परमार शासकों की, सी जो है मैत्रक शासकों की और डी जो है मौखरी शासकों की। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो कन्नौज थी वो मौखरी शासकों की राजधानी थी। और अगर हम मौखरी वंश की बात करें तो इसमें जो है हरि वर्मा, आदित्य वर्मा, ईशान वर्मा, सर्व वर्मा, ये जो है कुछ प्रमुख शासक थे। इनकी जो राजधानी थी कन्नौज थी और इस वंश की जो स्थापना हुई थी उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद हुई थी। उत्तर गुप्त काल के पतन के बाद जो है इसकी स्थापना हुई थी। 12 नंबर कह रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे आपका रचनाएं हैं और रचनाकार है। कुमार पाल चरित राजशेखर, बी जो है कपूर मंजरी जयचंद सूरी और सी जो है लाल ललित विग्रह राज, सी जो है यहाँ पे चंद्रवरदाई और डी जो है पृथ्वीराज रासो सोमदेव। तो देखो यहाँ पे पृथ्वीराज रासो जो है चंद्रवरदाई, डी आपका किस में जाएगा? तीसरे में जाएगा। तो इस हिसाब से क्या होगा? 12 में ए आपका सही होगा, 12 में ए सही होगा। तो यहाँ पे कर लेते हैं, ये हो जाएगा कुमार पाल चरित, तो ये हो जाएगा जयचंद सूर, जयचंद सूरी। कर्पूर मंजरी की बात करें, कर्पूर मंजरी ये आपका जाएगा राजशेखर। ललित विग्रहराज, ललित विग्रहराज ये आपका जाएगा सोमदेव और पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासो का हो जाएगा चंद्रवरदाई। ठीक है, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं 13 नंबर पे। कैलाश मंदिर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही कौन सा है? तो यह जो है यह द्रविड़ शैली में निर्मित है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था। तो यहाँ पे ऑप्शन ए कह रहा है केवल 2 सही है, बी कह रहा है केवल 1 सही है, सी कह रहा है 1 व 2 दोनों सही है और डी कह रहा है कि ना तो 1 ना तो 2 दोनों सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये सी होगा कि इसमें दोनों सही है। यह जो मंदिर है कैलाश मंदिर, ये जो है द्रविड़ शैली का मंदिर है। तो कैलाश में जो एलोरा मंदिर है ये कैसा है? ये आपका द्रविड़ शैली का मंदिर है और इसका जो निर्माण था, इसका निर्माण जो है करवाया था किसने? राष्ट्रकूट शासक ने, राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने करवाया था और इसको जो है शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है। ये क्या था? ये आपका जो है शैलकृत स्थापत्य जो है। ठीक, 14 नंबर पे देखते हैं। 14 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मध्यकालीन संत है, उनका कार्यक्षेत्र है शंकरदेव असम, मलुकदास राजस्थान, नरसिंह मेहता गुजरात और नामदेव महाराष्ट्र। तो यहाँ पे 14 नंबर में जो बी है ये जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो मलुकदास हैं इनका जो जन्म हुआ था ये कहाँ पे हुआ था? कड़ा एक जगह पड़ती है इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में। इनका जो कार्य क्षेत्र था ये जो है पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश। जो मलुकदास थे इनका जो कार्य क्षेत्र था ये पूर्वी उत्तर प्रदेश था। बाकी शंकरदेव जो है ये असम, नरसिंह मेहता गुजरात, नामदेव महाराष्ट्र। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 का निम्नलिखित
शासकों में से किस एक के राज्यारोहण के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है? ऑप्शन ए है अलाउद्दीन खिलजी, बी है बलबन, सी जो है नसीरुद्दीन मोहम्मद और डी है मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि जो अलाउद्दीन खिलजी था, इसका जब राज्यारोहण होता है तो उसी के साथ ही सल्तनत काल के साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, इसका शासनकाल था 1296 से 1316। तो साम्राज्यवादी युग का आरंभ माना जाता है। ये जो है एक महत्वाकांक्षी शासक था, ये जो है एक महत्वाकांक्षी शासक था। और अमीर खुसरो ने इसको क्या कहा था? भाग्यवादी व्यक्ति। इसको क्या कहा था? भाग्यवादी व्यक्ति। किसने कहा था? अमीर खुसरो ने कहा था। 16 नंबर, मुगल काल में मदद ए मास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर सत्य, कथनों में कौन सा सत्य है? ऑप्शन ए है, इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुद्दत भूमि से है। यह भूमि हस्तांतरित नहीं होती थी। ग्राही के पास यह भूमि आनुवांशिक रूप से रहती थी। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो 16 नंबर में क्या होगा? ये डी होगा, जो मदद ए मास था। तो इसका तात्पर्य विद्वानों को प्रदान की जाने वाली राजस्व मुक्त अनुद्दत भूमि थी। ये ऐसी भूमि थी जो राजस्व से मुक्त थी, और ये जो भूमि थी ये ट्रांसफ़र नहीं होती थी, और ग्राही के पास ये भूमि आनुवांशिक रूप से रहती थी, यानी कि जो ग्रहण करता था ये आनुवांशिक रूप से उसके पीढ़ी दर पीढ़ी चलती थी। इस प्रकार ये क्या है? मदद ए मास के संदर्भ में ये सारे कथन सही हैं, ए बी सी तीनों। 17 नंबर चलते हैं। 17 नंबर कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश अधिकारियों को भारतीय भाषाओं में शिक्षा प्रदान करना था? ऑप्शन ए है फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता, और बी जो है मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़, सी जो है मेयो कॉलेज दिल्ली, डी जो है दिल्ली कॉलेज दिल्ली। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। जो ब्रिटिश अधिकारी थे इनको भारतीय भाषा में शिक्षा प्रदान करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज की जो है स्थापना की गई कलकत्ता में। किसकी? फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई, और किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा। लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा कब की गई थी? 10 जुलाई 1800 में, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। 18 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए है भारत मित्र हिंदी, बी जो है प्रजा मित्र गुजराती, सी जो है राष्ट्रमत मराठी, और डी जो है नायक अंग्रेजी। तो इसका जो राइट आंसर होगा 18 नंबर में ये डी, ये जो है सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि जो नायक है ये बंगाली भाषा में था। क्या था? ये बंगाली भाषा में था। बाकी सारे जो है ये सही है। भारत मित्र जो है हिंदी भाषा में था, प्रजा मित्र गुजराती में, और राष्ट्रमत मराठी में था, जबकि जो नायक है ये बंगाली भाषा में था। 19 नंबर, राजा राम मोहन राय द्वारा धार्मिक आधार पर भेदभाव करने वाले जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया गया। यह अधिनियम पारित हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर होगा 19 नंबर में ये होगा आपका बी, 1826 में। जो जूरी अधिनियम था ये 1826 में जो है पारित हुआ था। तो इसमें यह प्रावधान था कि किसी भी ईसाई की सुनवाई किसी हिंदू या मुस्लिम न्यायाधीश द्वारा नहीं की जाएगी। तो अगर यहाँ पे कोई ईसाई है, कोई ईसाई है, तो उसकी जो सुनवाई है, ईसाई की जो सुनवाई यानी कि यूरोपीय, अब वो ईसाई यूरोपीय भी हो सकता है या भारतीय, ठीक है, तो उसकी जो सुनवाई होगी वो हिंदू प्लस मुस्लिम जज के द्वारा नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये जो है 1826 में आया था जूरी अधिनियम। तो ये क्या था? इस अधिनियम के द्वारा कहा गया कि जो ईसाई होगा कोई, अगर उसके ऊपर कोई दोष लगा हुआ है, वो चाहे यूरोपीय हो या फिर भारतीय हो, बस ईसाई होना चाहिए, तो उसका जो केस होगा उसकी सुनवाई कोई हिंदू या मुस्लिम जज नहीं करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक ईसाई जज द्वारा ही किया जाएगा, ठीक है। चलिए 20 नंबर पे चलते हैं अब हम। 20 नंबर कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, यहाँ पे कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित संस्थाओं संगठनों को उनके स्थापना वर्ष के अनुसार पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित कर कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करें।
ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करते हैं वेद समाज। जो वेद समाज है ये 1864। मोहम्मद लिटरेरी सोसाइटी 1863। एशियाटिक सोसाइटी की बात करें तो ये जो है 1784। एशियाटिक सोसाइटी 1784। प्रार्थना समाज की बात करें तो जो प्रार्थना समाज है ये 1867 और तत्वबोधनी सभा 1839। यहाँ पे ये 1839, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, पहले से बाद के क्रम में व्यवस्थित करना। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा यहाँ पे 1784 यानी कि एशियाटिक सोसाइटी। तो इस प्रकार ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला भी नहीं होगा, या तो ए होगा या तो सी होगा, ठीक है। अब सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा 3 नंबर, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद 1784 के बाद फिर आता है 1863। 1863 से पहले 1839, तो 3 5, फिर आएगा आपका 2 1 और 4। तो इस प्रकार क्या होगा, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। 21 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है यहाँ पे अल मसूदी, महिपाल प्रथम। देखो विदेशी यात्री हैं और शासक, यानी कि किस यात्री के समय शासक कौन था या फिर किस शासक के समय कौन सा यात्री आया था। तो अल मसूदी जो था महिपाल प्रथम, रॉल्फ फिच अकबर के समय, डोमिंगो पायस अच्युत देवराय, फ्रांसिस्को पेल्सार्ट ये जहांगीर। तो 21 नंबर की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, सी वाला जो हो जाएगा ये क्या है, सही सुमेलित नहीं है। जो डोमिंगो पायस है ये एक पुर्तगाली यात्री था, और ये जो विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेव राय के शासनकाल में भारत आया था। अल मसूदी जो था ये बगदाद का यात्री था। अल मसूदी जो था ये कहाँ का था, ये बगदाद का रहने वाला था। ये महिपाल प्रथम के शासनकाल में 915 और 16 में जो है ये भारत आया था। और रॉल्फ फिच जो है अंग्रेज क्या था, अंग्रेज व्यापारी था। ये जो है अंग्रेज व्यापारी था, और ये जो है अकबर के समय भारत आया था। और वहीं पे फ्रांसिस्को पेल्सार्ट जो था क्या था, एक डच था जो जहांगीर के शासनकाल में भारत आया था, ठीक है। 22 नंबर कह रहा है कि उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद से किस नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पे 22 नंबर की बात कर रहा है। 22 नंबर कह रहा है कि उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में अवस्थित मिलाम हिमनद कौन सा, यहाँ पे आपको ध्यान देना है। मिलाम हिमनद, ठीक है। तो जो ये मिलाम हिमनद है ये जो है आपका शारदा नदी से किस नदी का उद्गम होता है। तो यहाँ पे शारदा नदी जो है ये मिलाम हिमनद से निकलती है। तो इस प्रकार क्या होगा, ये राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। उत्तराखंड के कुमाऊं प्रक्षेत्र में। अब मिलाम हिमनद कहाँ पे है, ये कुमाऊं क्षेत्र में स्थित है। और यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, यहाँ से शारदा नदी निकलती है, जिसको काली गंगा कहते हैं। वहीं पे नुब्रा नदी का उद्गम जो है, नुब्रा नदी का जो उद्गम है ये सियाचिन ग्लेशियर से होता है। कहाँ से, सियाचिन ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। मंदाकिनी नदी का जो उद्गम है ये सुमेरु ग्लेशियर से, सुमेरु ग्लेशियर से मंदाकिनी नदी का जो है उद्गम होता है। नेक्स्ट है 23 नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हैं, सत्य कथन की पहचान करें। दंडकारण्य पठार भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। बी जो है मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है। मालवा का पठार नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। और डी सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पे जो 23 नंबर है, 23 में क्या कर रहा है, डी। 23 में जो है डी सभी कथन सत्य हैं। कैसे सत्य हैं, अब देखो जो दंडकारण्य पठार है ये भारत के मध्यवर्ती भाग में स्थित है। मेघालय का पठार जो है ये प्रायद्वीपीय पठार का ही विस्तार है। मालवा का जो पठार है नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित है। तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर होगा ये डी हो जाएगा, यानी कि सभी कथन सत्य हैं। 24 नंबर की बात करें, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित
निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक सबसे दक्षिण में स्थित है? भारत के पश्चिमी तट पर। ध्यान देना है, ये आपका क्या है, यहाँ पे ये ऐसे भारत है, इधर ये क्या है, ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है। तो कह रहा है कि पश्चिमी तट पर स्थित निम्नलिखित नगरों में से कौन सा सबसे दक्षिण में स्थित है? तो 24 नंबर में ए जो है ये नागरकोइल, और बी जो है कन्नूर, सी है जंजीरा और डी है सिंधुदुर्ग। तो अगर हम जंजीरा की बात करें तो ये आपका पड़ता है महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। सिंधुदुर्ग जो है आपका ये भी पड़ेगा महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। नागरकोइल की बात करें तो ये आपका पड़ेगा तमिलनाडु, और कुन्नूर जो है ये आपका पड़ेगा केरल में। क्या पड़ेगा? केरल में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये ए हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मुंबई है, महाराष्ट्र, ये आपका महाराष्ट्र, फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे यहाँ पे गोवा, फिर यहाँ पे केरल, और सबसे नीचे क्या है, तमिलनाडु। तो तमिलनाडु यहाँ पे नागरकोइल। तो नागरकोइल जो है ये पश्चिमी तट पर सबसे दक्षिण में स्थित है। तो इसका राइट आंसर 24 में क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम बात करते हैं 25 नंबर। पूना की संधि 1817 निम्नलिखित में से किसका परिणाम थी? जो पूना की संधि हुई थी, पूना की संधि 1817 में हुई थी। तो ये पूछ रहा है कि जो पूना की संधि थी ये किसका परिणाम थी? तो जो पूना की संधि थी ये तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध, जो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 में, उसी के फलस्वरूप जो है पूना की संधि होती है 1817 में। और ये जो है युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में। किसके? लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था। और इस युद्ध में जो पेशवा बाजीराव थे, पेशवा बाजीराव सेकंड, ये क्या हुए थे? ये पराजित हुए थे। ये जो है पराजित हुए थे, और इन्होंने क्या किया था? अंग्रेजों से पूना की संधि की थी पेशवा बाजीराव द्वितीय ने जो है। तो जिसके बाद इनकी क्या हुई थी? पेशवाई, इनकी पेशवाई जो थी वो समाप्त हो गई थी। 26 नंबर की बात करें, निम्नलिखित कथन, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक का अभिकथन ए और दूसरे का कारण आर कहा गया है। तो यहाँ पे अभिकथन यह है, धूमकेतु मात्र सूर्य की तरफ बढ़ते समय ही दिखाई देते हैं, सूर्य की किरणें इनकी गैसों को चमकीला बनाती हैं। तो 26 नंबर में हम देखते हैं कौन सा सही होगा। ए कह रहा है ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की व्याख्या करता है। बी जो है ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। सी कह रहा है ए सही है परंतु आर गलत है, और डी कह रहा है ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका जो राइट आंसर होगा 26 नंबर में, 26 में ए जो है इसका राइट आंसर होगा, यानी कि ए तथा आर दोनों सही तथा आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। देखिए ए क्या है, जो धूमकेतु हैं ये मात्र सूर्य की तरफ बढ़ने पर ही दिखाई देते हैं। तो आपका ये कथन, अभिकथन ए जो है वो सही है। दूसरा कह रहा है सूर्य की किरणें इन गैसों को चमकीला बनाती हैं, तभी ये दिखाई देती हैं। तो ये जो है धूमकेतु होते हैं कि जो गैसें होती हैं सूर्य की किरणें इनको चमकीला बनाती हैं, इसलिए सूर्य की तरफ बढ़ने पर ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार क्या होगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। 27 नंबर कह रहा है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए जो है खस, अरुणाचल प्रदेश, अवस्थिति यहाँ पे दी है जनजातियाँ, और इनकी स्थिति कौन से राज्य में है? बी जो है तमरिया, झारखंड, सी जो है लिम्बूस, तमिलनाडु, और अंगामी, असम। तो अगर हम तमरिया की बात करें तो जो तमरिया है ये झारखंड में है। खस की बात करें तो खस आपकी जो है ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में ये जो है पाई जाती हैं। तो इस प्रकार इसका जो सही कौन एक सही सुमेलित है, ठीक है। और यहाँ पे हम बात कर रहे थे कि तमरिया, तो जो तमरिया है ये आपका झारखंड में पाई जाती है। इस प्रकार बी जो है ये क्या है? सही सुमेलित है। बाकी लिम्बूस की बात करें तो लिम्बूस जो है ये सिक्किम में, लिम्बूस जनजाति सिक्किम में पाई जाती है। अंगामी की बात करें तो अंगामी जो है आपकी ये नागालैंड में, कहाँ पे? नागालैंड में। और 28 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से किस समूह की फसलें रबी की हैं?
तो देखो यहाँ पे अगर रबी की फसल की बात की जाए, देखो चावल कह रहा, तो चावल तो सबसे पहले कट कर देंगे कि चावल क्या है, चावल खरीफ की फसल है। देखो यहाँ पे बाजरा है, गेहूँ है, आलू है, मक्का है। बी अगर डी की बात करें तो तरबूजा है, तो तरबूजा नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ये तरबूजा जो है जायद की फसल है, तो ये डी भी नहीं होगा। और यहाँ पे देखो अगर हम जौ की बात करें तो आपका ये जौ, चना, मटर, सरसों, ये सब क्या है, ये सब आपकी रबी की फसल है। दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि खरीफ की कौन कौन सी फसलें हैं और जायद की कौन कौन सी फसलें, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो नेक्स्ट है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म झरना नहीं बल्कि कृत्रिम झील है। 29 नंबर कह रहा है, तो ये जो है मणिकर्ण, बी जो है कोडाईकोनाल, सी जो है तप्ता पानी और डी जो है ब्रजेश्वरी। तो दोस्तों जो कोडाईकोनाल जो है ये आपका तमिलनाडु में जो है एक ताजे जल की क्या है, ताजे जल की एक झील है, मानव निर्मित जो है ये झील है। और अगर हम मणिकर्ण की बात करें तो जो मणिकर्ण है ये आपका कहाँ पड़ेगा, ये आपका हिमाचल प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। तप्ता पानी जो है ये आपका ओडिशा में पड़ेगा। और ब्रजेश्वरी जो है ये ब्रजेश्वरी ये आपका महाराष्ट्र में जो है। ये जो है गर्म झरने हैं, मणिकर्ण और ये वाला, ये और ये तीनों क्या हैं, ये तीनों गर्म झरने हैं। तो मणिकर्ण हिमाचल प्रदेश में, तप्ता पानी ओडिशा में और ब्रजेश्वरी महाराष्ट्र में जो है ये गर्म पानी के झरने हैं। 30 नंबर में झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले में स्थित जादूगुड़ा प्रसिद्ध है। तो 30 नंबर में जादूगुड़ा जो है, ए जो है यूरेनियम उत्खनन के लिए, बी जो है कोयला उत्खनन के लिए, सी जो है हीरा उत्खनन के लिए और डी जो है सोना उत्खनन के लिए। तो यहाँ पे जो जादूगुड़ा की खानें हैं ये जो है यूरेनियम के उत्खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। ये आपका कहाँ पे पड़ती हैं, ये झारखंड में। तो दोस्तों इसमें जो है टोटल 140 क्वेश्चन है। तो इसमें हम क्या करेंगे, आज सिर्फ और सिर्फ 30 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व किए, और क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, 2 बज रहा है, तो बाकी कल हम करेंगे। तो बस आज इतना ही, क्योंकि सोना भी है और अभी इसको अपलोड भी करना है। हाँ, कल वाले वीडियो में पूरा जो है 30 के बाद से 31 to 140 जो है कंप्लीट कर देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत।